Hello students and welcome to the capsule 3 of acid, bases and salts. In the last two capsules we have learned what are acid and bases, and in the last second capsule हमने ये देखा कि कैसे acid different substances के साथ react करता है और क्या क्या product बनाता है. And in this capsule we are going to understand क्या बेस प्रोडक्ट बनाता है व्हेन इट रिएक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट हैपन व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल. जैसे हमने एसिड में देखा था कि क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था एसिड. सिमिलरली व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट आल्सो रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. इसके एग्जांपल अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया जिंक एंड मैंने ले लिया एक सोडियम. तो व्हेन जिंक रिएक्ट विद बच्चों NaOH विच इज अ बेस, हम देख सकते हैं ये मेटल है, NaOH इज अ बेस. तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. बट यहां पर जो मेटल सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका Na2ZnO2 प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी. तो ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नाम रहेगा बच्चों सोडियम जिंकेट. क्लियर सभी को ये बात? नाउ हम दूसरा रिएक्शन कराते हैं. Na की जगह हम एक काम करते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज अ मेटल, वी नो दैट. जब ये वापस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों क्या बना लेगा? ये फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम होगा NaAlO2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस ये भी रिलीज करेगा. एंड नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट. क्लियर सभी को? तो हमने देखा कि व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट आल्सो फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड अ कॉम्प्लेक्स मेटल सॉल्ट. चलिए, सो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं. सेकंड हमने वापस में इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं. हमें पता है दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इसमें कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ हमने कैप्सूल 2 में भी पढ़ी है. जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ दे ऑलवेज फॉर्म अ मेटल सॉल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है साथ में वाटर रिलीज करता है. तो अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को तो हमने देख भी लिया है और उसके डेली बेसिस के या डेली लाइफ के यूजेस भी हमने कवर कर लिए हैं. नाउ व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड? कब क्या होगा जब आपका बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा? तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है. जैसे हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ये बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है. तो अगर मैं आपको बोलूँ नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, आपको सबसे पहले अपनी नोट्स कॉपी में ये डाल देना है दैट दे आर एसिडिक इन नेचर. तो आप ये बता नहीं सकते क्या कि ये क्या है आपका? NaOH इज अ बेस, CO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल और उसकी ऑक्साइड. तो नॉन मेटल ऑक्साइड अगर एसिडिक है तो बेस और एसिड में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? इट विल ऑल्सो फॉर्म अ न्यूट्रल. इसी ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही टाइप हो जाएगा. यहाँ पर भी एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर रिलीज होगा. Na2CO3 बन गया, यहाँ पर मेटल सॉल्ट बन गया और साथ में क्या बना? एक वाटर बन गया. तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन का ही रोल प्ले कर रहा है वेन एवर अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है बच्चों आपकी वो होती है एसिडिक इन नेचर. सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें CaOH ट्वाइस, तो ये क्या होता है आपका? ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर. ये अगर एसिडिक है तो एसिड प्लस बेस बच्चों क्या बनाएगा? एक न्यूट्रल सॉल्ट साथ में वाटर. तो यही तो बात हुई थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी. तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं. हमें याद है कि बेस व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. वैसे ही हमने देखा था व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड तो ये भी सॉल्ट और वाटर बनाता है बिकॉज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. तो एसिड और बेसिक नेचर जब रिएक्ट होंगे तो ये भी एक सॉल्ट एंड वाटर बना देगा. चलिए, सो अकॉर्डिंग टू अरीनियस थ्योरी, अब अरीनियस थ्योरी हमने एसिड की तो पढ़ ली थी, अब हमें पढ़नी है बेसिस की. तो बेसिस के लिए अरीनियस ने क्या बोला था?
According to Arrhenius theory, bases dissociate to give OH minus ions in aqueous solution. हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं अकॉर्डिंग टू अरीनियस. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो OH माइनस आयन दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिस. फॉर एग्जाम्पल NaOH. अगर मैं NaOH को वाटर में डाल दूं तो क्या होगा बच्चों, ये Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू अरीनियस जो भी सॉल्ट, जो भी आपका सब्सटेंस जो है, अगर OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं तो दे आर टर्म्ड एज बेसिस. ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई. और अकॉर्डिंग टू अरीनियस जो भी सब्सटेंस आपको H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन उनको हम बोलते हैं एसिड्स, और जो OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिस. नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. थर्ड हम देखने वाले हैं बच्चों बिहेवियर ऑफ बेसिस इन वाटर. कैसे बिहेव करते हैं वाटर में आपके बेसिस. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखते हैं. NaOH जो है आपको पता है Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा. अब अगर ये Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट गया, जैसे आपका एसिड H प्लस में और एक कैटायन एनायनिक पार्ट में टूट जाता था, तो H प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. नाउ सेम गोज हेयर. यहाँ पर OH माइनस आयन जो आपका बना है, this is also responsible for electrical conductivity. So बच्चों, like acid, all bases also conduct electricity. तो ये सबसे important point है. Bases and acids conduct electricity because whenever they are dissolved in water, they dissociate into ions, and ions are responsible for electrical conductivity. तो I think ये बातें आपको clear हो चुकी होगी. Now हम जैसे देखा कि acids कैसे होते हैं. एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड. सिमिलरली वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस आर द बेसिस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर. मतलब कि वो कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. चलिए देखते हैं. द बेसिस विच कंप्लीटली आयनाइज टू गिव OH माइनस आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस. जो कंप्लीटली OH माइनस आयन प्रोवाइड कर देते हैं और रिएक्टेंट साइड वाला सारा पार्ट खत्म हो जाता है, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaOH की, तो बच्चों NaOH जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. आपको पता है इसकी pH जो होती है 14 होती है. तो जैसे ही ये वाटर के अंदर जाता है तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है. नाउ हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर सिंगल एरो दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन वापस नहीं आ रही है. अगर ये वापस नहीं आ रही है तो मतलब देयर वोंट बी एनी इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होने वाला है. तो ये कंप्लीटली जो रिएक्टेंट है कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा. तो यही तो बात बोल रहे हैं कि अगर आपका डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाते हैं OH माइनस आयन में, तो दे आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस. क्लियर बच्चों सभी को. नाउ व्हाट आर वीक बेसिस? द बेसिस विच आयनाइज टू ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन, उसको हम बोलते हैं बच्चों वीक बेसिस. वही बात है, जैसे अगर आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा और वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, दैट द नंबर ऑफ OH माइनस आयन हेयर और इज इक्वल टू द नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो ये हो जाता है आपका वीक बेसिस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी बच्चों आपका कुछ ऐसे टूटेगा. आप देखोगे तो NH4 प्लस और OH माइनस आयन. तो यहाँ पर ये इस तरह का एरो दिखेगा क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और थोड़े से टाइम बाद ये डिसोसिएट होना बंद हो जाता है. और इसके बारे में आप क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ने वाले हो केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये कितने एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है और इसको और डिसोसिएट कराना है तो हम क्या कर सकते हैं. चलिए, सो आई थिंक ये वीक बेसिस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, दैट व्हाट आर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. सिमिलरली व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. चलिए, नाउ हम बात कर रहे हैं बेसिस एंड अल्कली की. अब सभी ने आपने सुना होगा कि अल्कली भी बोलते हैं हम बेसिस को, बट बच्चों बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि अल्कली भी बोलते हैं और बेसिस भी बोलते हैं. तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या हम बेसिस को बेसिस नहीं बोल सकते और अल्कली को अल्कली नहीं बोल सकते? तो बच्चों इसका एक सिंपल सा आंसर है. मैं आपको पहले अल्कली समझाता हूँ. व्हाट इज अल्कली? मैं अगर अल्कली इज ऑल्सो अ बेस, बट
वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। बट बच्चों ध्यान रखें, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सारे अल्कली तो बेसिस हैं बट सारे बेसिस अल्कली नहीं है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एल्कलीज। मतलब कि जो भी बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और OH माइनस आयन दे देते हैं उनको बच्चों हम बोलते हैं एल्कली। और हम बात करें जैसे कि इसके स्ट्रॉन्ग बेसिस एग्जांपल हैं NaOH, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस आर कॉल्ड एल्कली। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जो भी बेसिस वाटर सॉल्युबल होंगे उन्हीं को हम एल्कली बोलते हैं। चलिए, अ बेस इज अ कॉमनली थॉट ऑफ एज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H+ आयन। और बेस को हम एक ऐसा सब्सटेंस मानते हैं जो H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। सिमिलरली एसिड को हम ऐसा सब्सटेंस मानते हैं जो OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज दे एक्सेप्ट H+ आयन। और ये बच्चों हमने एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये आप क्लास 11th एंड 12th में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हो। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि एसिड्स आर दोज विच डोनेट H+, एसिड्स आर दोज विच डोनेट H+ एंड बेसिस आर दोज विच एक्सेप्ट H+। जो डोनेट कर देते हैं H+ अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी उनको हम बोलते हैं एसिड्स, और जो एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी हम उनको बोलते हैं बेसिस। तो ये दो अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन मिला था अबाउट एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू अरहीनियस। उन्होंने बोला था जो H+ आयन प्रोवाइड करते हैं इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन उनको बच्चों हम बोलते हैं एसिड, और जो OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिस। बट अकॉर्डिंग टू अरहीनियस जो H+ डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड्स, और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं आपका बेसिस। तो आई थिंक ये दोनों के आपके कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, व्हाट अरहीनियस सेड एंड व्हाट ब्रॉन्स्टेड लॉरी सेड। चलिए, तो नाउ हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की, वेदर CaO इज एल्कली और बेस और बोथ। CaO जो है एल्कली है, बेस है या दोनों है? एल्कली भी है या बेस भी है या दोनों है? तो आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करें, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। तो अब मैं आपको बता देता हूं, ये बच्चों आपका बोथ CaO जो है वो दोनों है। कैसे दोनों है मैं आपको बताता हूं। CaO जो है बच्चों आपका क्या है? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड आपको पता है बेसिक नेचर का होता है, दैट मीन्स ये क्या है? एक तो बेस होने वाला है, जैसे कि हमने लास्ट वाली स्लाइड्स में देखा था कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ व्हेन वी डिसॉल्व CaO इन वाटर इट विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। तो CaOH होल ट्वाइस इज अ एग्जांपल ऑफ बेस। और जब ये वाटर में जाता है बच्चों तो आपको पता है कि Ca2+ में और OH माइनस आयन में टूट जाता है, बिकॉज अभी ही हमने पढ़ा था कि एल्कली के कुछ एग्जाम्पल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एल्कली। तो ये बेस भी है, साथ में ये एल्कली भी है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों आपका आएगा बोथ। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है, ये हमें पता करना है। और इसको अगर सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों सिंपल सी बात ये है, एक एसिड कितने H+ आयन डोनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी, और एक बेस कितने OH माइनस आयन प्रोवाइड कर सकता है तो हम बोलते हैं बेसिस की एसिडिटी। चलिए, तो क्या होता है? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड्स आर कॉल्ड बेसिसिटी। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है किसी एसिड के अंदर उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? बेसिसिटी। अब हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। मतलब क्या होता है? अगर कोई एसिड आपको एक H+ आयन प्रोवाइड कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक। अगर कोई आपको 2 H+ दे सकता है तो उसको हम बोलते हैं डायप्रोटिक एसिड, और अगर आपको कोई 3 H+ दे सकता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड।
चलिए, तो मोनोप्रोटिक का एग्जांपल जैसे कि HCl, तो ये आपको पता है H प्लस और Cl माइनस में टूटने वाला है। तो यहाँ पर जो है HCl आपको ओनली एक H प्लस दे रहा है, दैट इज वाई इट इज कैटेगराइज एज मोनोप्रोटिक एसिड। नाउ व्हाट अबाउट H2SO4? H2SO4 क्या करेगा बच्चों आपका H प्लस प्लस SO4 2 माइनस और यहाँ पर 2 H प्लस देगा ये, तो ये हो जाएगा आपका डायप्रोटिक एसिड। सिमिलरली अगर अपना ट्राइप्रोटिक एसिड की बात करें तो आपका H3BO3 और H3PO3 बोरिक एसिड वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको 3 H प्लस आयन प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज वाई दे आर टर्म्ड एज ट्राइप्रोटिक एसिड। अब एक क्वेश्चन आपके सामने एक और, इन द केस ऑफ एसिडिक एसिड आप बताइए मुझे कि CH3COOH जो है ये कौन सा एसिड है? इज इट मोनोप्रोटिक, डायप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक? तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इफ़ वी आर काउंटिंग हाइड्रोजन एटम्स तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो टोटल में 4 हाइड्रोजन है, तो हो सकता है ये पॉलीप्रोटिक हो। बट बच्चों इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये ओनली एक H प्लस आयन प्रोवाइड करता है, दैट इज दिस वन। तो ये ब्रेक होता है आपका CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो यहाँ पर ओनली एक H प्लस आयन हमें मिलता है, दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज मोनोप्रोटिक एसिड। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स की। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहे हैं दैट मोनोबेसिक एसिड्स या मोनोप्रोटिक एसिड्स जो होते हैं बच्चों कैन ओनली फॉर्म वन काइंड ऑफ सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू देम मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड जो होते हैं वो एक ही तरह का सॉल्ट बना सकते हैं। लेट्स से कि मैंने एक बेस लिया है और एक HCl ले लिया है, दिस इज मोनोप्रोटिक। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है NaCl बना लिया और वाटर बना लिया। तो आप देख सकते हैं जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे दे ऑलवेज फॉर्म ओनली दिस सॉल्ट, एक ही सॉल्ट बनने वाला है और कोई नया सॉल्ट नहीं बनेगा, मतलब कि एक ही टाइप का सॉल्ट बनेगा। बट डायबेसिक कैन फॉर्म 2 सॉल्ट, डायबेसिक एसिड्स जो होते हैं वो 2 सॉल्ट बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, लेट्स से कि NaOH को मैंने फिर से रिएक्ट करा दिया, डायबेसिक इज योर H2SO4। तो आपको पता है कि H2SO4 जो है वो मैंने आपको बता चुका हूं कि H2SO4 2 स्टेप्स में टूटता है, एक बार पहला H निकलेगा, दूसरी बार दूसरा H निकलेगा। तो लेट्स से कि पहला H निकला तो इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, तो क्या बना लिया बच्चों NaHSO4 प्लस वाटर। नाउ सेकेंड रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि इसके दोनों H निकलने के बाद इसने इसके साथ रिएक्ट करा और तो क्या बना लिया Na2SO4 प्लस वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड बन रहा है और यहाँ पर सोडियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है और यहाँ पर सोडियम सल्फेट बन रहा है। तो आप देख सकते हैं तो 2 यहाँ पर सॉल्ट मिले हैं मुझे, एक सॉल्ट नहीं, यहाँ पर मुझे 2 सॉल्ट मिले हैं विद द सेम कंपाउंड। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमने इसको समझा है। नाउ तो ये चीज़ हम एसिड की बेसिस की एसिडिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये बात बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने अभी देखा है कि एसिड्स कितने H प्लस रिप्लेस कर सकता है या कितने रिप्लेसेबल H प्लस होते हैं उसके पास, वो होते हैं मोनोप्रोटिक, बाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक में। सिमिलरली एक बेस कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिस्प्लेस कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है उसको हम बोलते हैं बेसिस की एसिडिटी। ठीक है बच्चों, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द बेसिस इज कॉल्ड एसिडिटी। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं बेसिस की एसिडिटी। चलिए, तो ये भी मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, तो इसके एग्जांपल्स आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे NaOH, तो आपको पता है ये टूटेगा Na प्लस एंड OH माइनस में। सेकेंड अगर मैं बात करूं CaOH होल ट्वाइस, तो इट विल ब्रेक इनटू Ca2 प्लस एंड 2 OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो आप समझ जाओगे। नाउ Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बच्चों आपको प्रोवाइड करेगा 3 H प्लस, Al 3 प्लस प्लस 3 OH माइनस आयन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक OH माइनस आयन दे रहा है तो वो हो गया मोनो एसिडिक बेस,
जो 2 है वो डाई एसिडिक बेस, एंड जो 3 आयन OH माइनस आयन प्रोवाइड कर रहा है वो होता है आपका ट्राई एसिडिक बेस। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए हम इतना काफ़ी रखते हैं, नेक्स्ट कैप्सूल में मिलते हैं। चलिए बाय बाय।